अच्छा जी, बात हो रही थी एसटी एलिवेशन की, तो उसके साथ फिर हाइपर एक्यूट टी वेव्स की। इसमें ये कि अर्लीस्ट साइंस है, चेंजेस जो हैं वो थोड़ी देर के लिए आती हैं, उसके साथ उसके बाद फिर एसटी एलिवेशन आती है जो कि पहले कुछ घंटों में होती है। आमतौर पर हम उसको कंसिडर करते हैं कि जितनी जल्दी पेशेंट आ जाएगा एलिवेशन के बाद हम उसको एसके लगा देंगे और ये हमारे लिए हेल्पिंग साइन होगा, हमें गाइड करेगा एसटी एलिवेशन जो है वो एमआई के लिए। उसके बाद आर वेव की प्रोग्रेशन अगर पुअर है तो वो भी इस्कीमिया का साइन है। उसके बाद क्यू वेव्स बन गई हैं तो वो भी इस्कीमिया का साइन है। और क्यू वेव्स जो हैं वो फिर परमानेंट रहती हैं उम्र भर के लिए, वो साइन हमें बताता रहता है। बाद में जब भी पेशेंट आता है तो हमें पता चल जाता है कि इसको इस तरह का पहले एमआई हुआ था और उसको हमें इसको पहले कभी इवेंट को हमने इसको देखना है। उसके बाद चेंजेस जो है वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती हैं और वक्त के साथ साथ एस टी एलिवेशन जो है वो सेटल होती जाती है और क्यू वेव्स की डेवलपमेंट होती जाती है। और जैसे पहले भी बात हुई थी, टी वेव इन्वर्जन जो है वो बहुत सारे अरसे तक, शायद महीनों तक वो परसिस्ट करती है। एक चीज़ ये है यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि जब पेशेंट एमआई के बाद आता है तो पहले गाइडलाइंस ये थी कि 12 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट अगर आएगा तो उसको एसके दे दिया जाएगा और 12 घंटे के बाद अगर वो आए तो उसको एसके ना दें। अब आजकल जो हम कंसिडर करते हैं वो ये है कि अगर 12 घंटे के बाद भी आ जाए और उसको पेन हो रही हो, अच्छी खासी सीवियर किस्म की पेन हो रही हो, तो हम उसको एसके दे देते हैं। इवन 24 घंटे के बाद भी दूसरे दिन भी अगर आए और उसको पेन परसिस्ट कर रही है तो हम उसको एसके देते हैं। उसकी वजह ये है कि उसकी मायोकार्डियम में अभी थोड़ी सी जान बची होती है जिसकी वजह से उसको पेन हो रही है। जो लिविंग मायोकार्डियम है वही पेन करेगा, वही इस्कीमिया का शिकार होगा, तो अभी हम उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, उसके मायोकार्डियम के टिश्यू के डैमेज को मज़ीद डैमेज होने से बचा सकते हैं, इसलिए हम उसको एसके दे देते हैं। इसी तरह क्यूज़ बनी हुई हों तो भी हम अक्सर एसके नहीं देते, हम कहते हैं हम ये इसका मायोकार्डियम का डैमेज हो गया। लेकिन उसमें भी है कि अगर पेन हो रही हो और पेशेंट के वाइटल्स अच्छे हों और पेशेंट अफोर्ड करता हो या पेशेंट हमें सपोर्ट करता हो और उस कॉन्सल्ट हो, उसको समझा दिया जाए फ़ायदे नुकसानात, क्योंकि एमआई के बाद एसके के अपने भी नुकसानात हैं, तो अगर वो कंसेंट दे देता है तो फिर हम उसको थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं। ये सारे लैब टेस्ट और ये छोटी मोटी बातें हमने पहले कर ली हैं। इसमें 4 से 6 घंटे का लिखा हुआ है ड्रॉप टी और ड्रॉप आई, लेकिन हमने इसको 6 से 8 घंटे कंसिडर किया। और ये 2 वीक्स तक का लिखा हुआ है, लेकिन आमतौर पे 10 दिन तक एलिवेटेड रहता है। मैनेजमेंट में सारी बातें जो हैं हमने पहले बात कर ली है। इसके अंदर हमारा मकसद जो है वो क्लॉग्ड आर्टरी को खोलना है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना है इनिशियली थ्रोम्बोलिसिस के साथ, एसके देने के बाद, और उसके बाद अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ हों, अगर पेशेंट के पास फैसिलिटीज़ हों, मैन पावर हो, जाने आने का मसला ना हो, उसके रिसोर्सेज अच्छे हों, मूव कर सके, उसके वाइटल्स ठीक हों, तो कहीं जाके एंजियोग्राफी वगैरह करा के अपनी स्टेंटिंग करा ले। फिर एक चीज़ है एंजाइना और उसकी ट्रीटमेंट। जब हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं तो हम उसको क्या क्या दे सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक स्लाइड थी, थोड़ी सी मैंने समझाने के लिए इसमें आसान ज़बान में लिख दिया। सबसे पहले तो नाइट्रेट्स हैं, जिसमें एंजीसिड की टैबलेट है या आइसोसर्बाइड ट्राई नाइट्रेट की, या जो भी हमारे पास जो कार्डनेट सस्टेक नाइट्रोस्कॉट हम देते रहते हैं पेशेंट्स को। इसी तरह एंजीसिड है, एंजीसिड शॉर्ट एक्टिंग है, ज़बान के नीचे रखवाते हैं, उसका आपको सबको आलमोस्ट पता होगा कि ज़बान के नीचे रखने से ये होता है कि जब हम टैबलेट किसी को खिलाते हैं तो वो जीआईटी में जाती है, डाइजेशन में जाती है, लिवर में जाती है, फास्ट पास में मेटाबॉलिज्म होता है और वहाँ से वो उसकी अमाउंट जो ब्लड के अंदर जाके बॉडी को या हार्ट को मिलनी होती है वो कम हो जाती है। तो हमें इतना डाइजेस्ट होने वाले पीरियड में से गुजारने का टाइम हमारे पास नहीं होता। एमआई के वक्त पेशेंट को पेन हो रही होती है तो हमें फ़ौरन फ़ौरन उसका रिलीफ लेना है, तो हम उस पेशेंट को सब लिक्विड टैबलेट दे देते हैं एंजीसिड की ज़ुबान के नीचे रखने के लिए। वो उसको चूस सकता है या वहीं से उसके अब्जॉर्प्शन ले सकता है। वो ब्लड के अंदर जाती है, ड्रग डायरेक्टली हार्ट के अंदर जाके कॉर्नरीज को डायलेट कर देती है, उस पेशेंट की पेन को सेटल करने में हेल्प करती है, उसकी लाइफ सेव करने में अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ायदा देती है। इसके अलावा एक बात ये है, एनजीसिड जो है वो आपने थोड़ा सा गौर कर लेना है, इन्फीरियर वाले एमआई में नहीं देनी, या हाइपोटेंसिव पेशेंट को नहीं देनी, ब्रेडिकार्डिया में नहीं देनी, बहुत ज़्यादा थिन लीन पेशेंट जिसका बीपी वाइटल अच्छे ना हो उसमें नहीं देनी। जब देनी है तो आपने उस पेशेंट को बिठा के या लिटा के देनी है, आधी टैबलेट से शुरू करनी है, और अगर पेन सेटल हो जाए तो बाकी की बची हुई टैबलेट उसमें से उसको समझा देना है कि मुंह से निकाल के फेंक दे। फिर आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, टीनोलोल है, कनकोर में बाइसोप्रोलोल है, नबीबोलोल है, बहुत सारी ड्रग्स आ गई हैं।
फिर एंजाइना के ट्रीटमेंट में लॉन्ग टर्म जब आप देख रहे हैं पेशेंट को, तो फिर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं। इसमें व्रापामिल लिखा हुआ है, इसमें अम्लोडिपिन नहीं लिखा हुआ, वो भी बहुत अच्छा ड्रग है। फिर पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर है, नोकार्टिन, निकोरेंडिल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। फिर इसी तरह मैनेजमेंट में आपने लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, उसको डाइट का बताना है कि अब उसने पराठे नहीं खाने, अब उसने कढ़ाइयाँ घी वाली चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी, अपने कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, आपने साल्ट रिस्ट्रिक्शन देनी है, आपने उसको फाइबर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर काउंसल करना है कि वो अपनी डाइट को इस तरफ ले जाए। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ानी है, जब वो बेहतर हो जाए, अगर एम की इफेक्ट से निकल आए, एंजाइना वगैरह की एक्यूट फेजेस से निकल आए, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज काउंसल कर देंगे ताकि वो फिटनेस रखे, अपना एक्स्ट्रा फैट बॉडी का जो है वो ज़ाया करे, वेट को कम करे और एक्टिव हो जाए। और स्मोकिंग जो है वो उसको छोड़ने को मना करने को कहना है। अगरचे अगरचे हम ये कह के मरीज़ की ज़ाती दुश्मन बन जाते हैं जब हम उसको सिगरेट मना करते हैं, तो बाबा दुनिया तो छोड़ सकता है, बाबा सिगरेट नहीं छोड़ सकता। लेकिन बहरहाल इसी तरह अल्कोहल जो है वो भी, यहाँ पे कुछ लोगों पे जहाँ पर अवेलेबल उनको जो एक्सेप्टेबल है वहाँ पे 2 to 4 यूनिट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हम सब लोग जो हैं वो इसके कायल हैं कि अल्कोहल जो है वो हराम है। तो इसी तरह लोगों को थोड़ा सा काउंसिल करना है कि उन्होंने अपने स्ट्रेसेस कैसे कम करनी है। पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले भी बताया, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर बंदा स्ट्रेसेस में, परेशानियों में घिरा हुआ है, लेकिन जितना हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है, जितना मुमकिन है अपनी परेशानियों को कम किया जाए। उसमें यह है कि अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए, मज़हब, दीन और इस्लामिक बुक्स, कुरान पाक, ज़िक्र, अज़कार और अच्छे दोस्तों की कंपनी, फैमिली की सपोर्ट और मसरूफियत के साथ घर के अंदर के काम, घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वॉक, एक्सरसाइज और नमाज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की टेंशन कम करने में मदद करती हैं। सॉरी मैं बिजी हूँ थोड़ा। अच्छा जी, उसके बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आ जाते हैं ड्रग्स। उसी में जो पहले भी बात हुई थी, ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। एस्प्रिन 75 मिलीग्राम हम देते हैं अगर पेशेंट को एस्कार्ट की सूरत में या लोपरिन की सूरत में। इसी तरह क्लोपिडोग्रिल जो है वो भी हम देते हैं। जिस पेशेंट को हम घर भेजेंगे तो हम उसको ये 75, दोनों का 75 का या 150 का जो भी कम्बिनेशन देना चाहेंगे वो देंगे। एक्यूट फेज़ में जब इमरजेंसी में पेशेंट आएगा तो हम उसको डिस्प्रिन देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी वो च्यू कर ले, खा ले इमरजेंसी में, या पानी में घोल के पिला दें ताकि जल्दी से जल्दी जाए बॉडी के अंदर और उसको रिजल्ट दे, उसको असर करे, उसके ऊपर उसका फ़ायदा हो जाए। इसी तरह उसके बाद है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखा हुआ है क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, ये चीज़ें आपने पहले से भी आपको आइडिया होगा। ब्लीडिंग करती है, अल्सरेशन को थोड़ा सा, अल्सर अगर पेप्टिक अल्सर है पेशेंट को तो उसको बिगाड़ सकती है। फिर आ जाते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स, उसमें नाइट्रेट्स हैं। नाइट्रेट्स में जैसे पहले बात की सबलिंगुअल ग्लिसराइड ट्राई नाइट्रेट है, और फिर ओरल कम्बिनेशन में है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये डायरेक्टली जाके स्मूथ मसल्स को